जय हिंद बच्चों। आज अपन नए क्लास के साथ आपके सामने आ रहा है। आज की क्लास में हमने जैसे प्रीवियस क्लास में अपने पढ़ा था 1.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, कुछ उसका परिचय जाने थे, और आज अपन उस 1.3 के ही कुछ उदाहरण और आगे के चीजें पढ़ेंगे। उसके परिचय हैं, जैसे कि अगर आप पूरी जानकारी अगर उसकी पढ़ लेंगे तब जाके 1.3 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। और अगर हम स्टार्टिंग करना के सोचे तो फिर अगर हमसे पीछे के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मतलब आपसे परिचय या जानकारी पहले की नहीं है, तो आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इसलिए अपन क्या करेंगे, धीरे धीरे पूरी जानकारी लेंगे और उसके बाद हम उसके पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं कि जो आज की क्लास रहेगी वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसमें बहुत सारे अपन जानेंगे, जैसे कि वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय, ठीक है, तो ये अपन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे सार्वत्रिक सार्वत्रिक समुच्चय, और उसके बाद अपन और भी चीजें अभी धीरे धीरे आएंगी, तो अब सभी चीजें, और उसके बाद अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे अंतराल, इंटरवल। इसको इतना इंपॉर्टेंट है ये कि आप बीएससी, एमएससी और जितने भी क्लासेस चाहिए इंजीनियरिंग करिए, उसकी मैथ्स देखिए, उसमें भी आपको इंटरवल मिलेंगे। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, वो क्या है उसके बारे में ही अपन जानकारी लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए, तो आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 से। तो सबसे पहले 10 को देखते हैं। लिखा है कि मान लीजिए कि ए आपके पास समुच्चय दिया हुआ है, उसके एलिमेंट्स कुछ दिए हुए हैं, ए ई आई ओ यू, और बी कुछ एलिमेंट्स उसके दिए हैं, ए बी सी डी, ठीक है। क्या ए बी का उपसमुच्चय है? नहीं, क्यों? ठीक है, देखिए सबसे पहले इसने बात बोल दी कि मान लीजिए आपके पास कुछ समुच्चय ए दिया है, एक समुच्चय बी दे रखा है, और कह दिया कि क्या ए बी का उपसमुच्चय है कि नहीं है। तो चलिए अब यहां पे देखिए, यहां पे तो ए है, यहां पे ए है, यहां ई है, क्या यहां ई है? नहीं है, मतलब इसमें से उसने कुछ नहीं उठाया, उसने सिर्फ ए को उठाया, बाकी और कुछ नहीं उठाया। जब कुछ है ही नहीं तो क्या ए बी का उपसमुच्चय है? तो बिल्कुल नहीं है। तो अब इसके लिए क्या लिखेंगे आप कि ए उपसमुच्चय नहीं है, किसका? बी का। सीधा सिंपल इसको लिख देंगे। अब क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी ए के एलिमेंट्स है वो बी में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन पे क्या होगा कि ए जो है उपसमुच्चय नहीं है बी का, ठीक है। तो ये थोड़ा सिंपल था, इसके लिए कोई जरूरत ही नहीं थी जानने की, उतनी जानने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा क्वेश्चन देख लेता हूं, क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि नहीं, जिससे अपने को क्वेश्चन अब देखने के बाद अंदाजा पता चल जाएगा कि क्या केस में है। ठीक ठीक, क्वेश्चन में ये लिखे हुए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ गई कि जो एलिमेंट्स उसमें नहीं है, और जो वो जो भी एलिमेंट्स आपके पास दिए हुए हैं और अगर उसमें नहीं मिलता है तो वो उसका उपसमुच्चय नहीं होगा, ठीक है। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान दीजिए। उदाहरण नंबर 11 में दिखा है, मान लीजिए ए, बी और सी तीन समुच्चय है। यदि ए अवयव है बी का और तथा बी उपसमुच्चय है किसका? सी का, तो क्या यह सत्य है कि ए उपसमुच्चय है सी का? ए उपसमुच्चय है सी का। तो यदि नहीं तो उदाहरण दीजिए। चलिए हम कुछ इसके
मान लेते हैं, माना हल अपने से जब स्टार्ट करते हैं इसका, हमने क्या किया कि हमने ए में एक ले लिया, एक एलिमेंट लिया, एक अवयव लिया। बी में अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, ठीक है, समुच्चय के अंदर भी समुच्चय लिखा जा सकता है, ठीक है, ये इस बी का ये अवयव होगा, ठीक है, पर ये समुच्चय के अंदर भी समुच्चय लिखा जा सकता है, बिल्कुल हैरानी की बात नहीं है। इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं कि समुच्चय के अंदर भी समुच्चय होता है, ठीक। उसी प्रकार सी में भी लिखा है कि समुच्चय में ये एक समुच्चय बन रहा है, ठीक है, एक समुच्चय और है, समुच्चय के अंदर भी एक समुच्चय है, फिर एक अवयव है 2 और फिर 3 एक अवयव है, ठीक है। तो इसको अच्छे समझने के लिए सबसे पहला काम होगा आपके दिमाग पे कि एक जो है बिलोंग करता है किसमें, ए में, बिल्कुल कर रहा है, देखिए कर रहा है। अब ये जो ये समुच्चय है, ये बिलोंग किसमें कर रहा है, बी में कर रहा है। क्वेश्चन को ही समझना है, ये बिलोंग किसमें कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है सी में, ठीक। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कौन उपसमुच्चय है और कौन उपसमुच्चय नहीं है, ठीक। तो देखिए अपन ध्यान दें, देखिए यहां पे एक है, ठीक, हमसे पहले जो शब्द बोला ए बी और सी 3 समुच्चय, तो 3 समुच्चय हमारे पास है। यदि ए बिलोंग्स टू बी है, मतलब ए जो है वो बिलोंग्स टू बी, मतलब जो भी ए जो है इस पे बिलोंग करता है, ठीक है, बी पर, तो जितने भी इसके एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो इसमें भी है। तो देखिए, तो अब इस कंडीशन पे हमारे पास ये दे रखा, तो बी उप समुच्चय है क्या सी का, पहले ये जांच करते हैं। देखिए तो बी में आप देखेंगे तो ये एक है, देखिए सी में एक समुच्चय है, यहां पे भी एक समुच्चय है क्योंकि आप ये दिख रहा है, यहां 2 है, यहां 2 है, ठीक। हमको 3 से मतलब ही नहीं क्योंकि हमको इससे मतलब है, सी से, और बी से मतलब है। तो यहाँ पे पूरी तरह समझ में आ रहा है कि जो बी है उप समुच्चय है किसका, सी का। तो इन दोनों में क्या आप लिख सकते हैं कि बी जो है उप समुच्चय है किसका, सी का, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें भी एक है समुच्चय में, इसमें भी एक समुच्चय में है, इसमें भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब इसमें से ही उठाकर यहाँ रखा गया है। हमने बताया था जिसकी तरफ मुंह रहेगा, जिसकी तरफ इसका चेहरा खुला होगा, वही बड़ा समुच्चय कहलाएगा। तो बड़ा समुच्चय ये है, और उसमें क्या है, इसमें से भी एक उठा हुआ है, यहां से भी 2 उठा हुआ है, 3 से मतलब अपने को है नहीं, ठीक। तो बी जो है समुच्चय है सी का, ये तो सत्य है, ये तो सत्य है। हमको ये बताना है कि ए उप समुच्चय है क्या सी का, तो क्या ए जो है इस सी का उप समुच्चय होगा, ये जानकारी लेनी है। तो सबसे पहले जानकारी लेने के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए सी और ए दिख रहा है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये देखिए यहां पे तो जो सी एक जो है, जो समुच्चय है ये वाला, वो बिलोंग करता है किसमें, सी में, पर यहां पे तो एक बिलोंग करता है में। अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पे ध्यान देता हूं कि एक जो है, एक ये समुच्चय ए में एक अवयव है, ठीक, लेकिन सी में ये समुच्चय एक अवयव है। यहां पे समुच्चय की बात हो रही है, ये एक नहीं है। अगर मान लीजिए यहां सिर्फ ऐसे एक होता तो मैं कह सकता था कि बिलोंग करेगा, पर यहां पे तो बिलोंग नहीं करेगा, मतलब सॉरी उप समुच्चय नहीं होगा। अगर मैं इसको यहां पे लिखता हूं कि सी, ठीक है, ए उप समुच्चय नहीं है किसका, सी का, ठीक है। अभी फिर से समझा तो समझिए, हमसे ये बोला गया कि ए बी सी 3 समुच्चय आपके पास, उसमें यदि ए बिलोंग्स टू बी, मतलब जो ए जो है बी पर क्या करता है, बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहां पे ये कंडीशन हो रही कि ए में एक एलिमेंट है आपके पास, एक अवयव है। अब बी में इसी ए के अवयव को, जो भी समुच्चय है उसी को हम रख दिए। ये रख सकते हैं कि एक समुच्चय के अंदर भी एक समुच्चय हो सकता है, ठीक है, हमने रख दिया, यहाँ 2 है। उसी तरह सी पे आते हैं, तो सी में जो ये समुच्चय है वही समुच्चय 1 है, ये 2 है, फिर 3 है, ये हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, हमको पहले जो चेक करना है कि बी उप समुच्चय है क्या सी का, तो देखेंगे कि बी और सी में यदि कंपेयर करें
तो यहां पे आप देखिए, जो ये समुच्चय एक है, समुच्चय वो बी पे बिलोंग करता है। यहां पे समुच्चय चेक करिए, वो भी सी में बिलोंग करता है। तो ये भी, ये जो एक उप समुच्चय है, सॉरी समुच्चय है, वो भी इसका समुच्चय हो रहा है। ठीक है, ये जो एक है यहां पे भी है, दो यहां पे भी है, तीन से अपने को मतलब नहीं। तो जो बी है वो समुच्चय है किसका? सी का। कंडीशन आप चेक कर रहे हैं तो तीसरी कंडीशन ये कहता है, ये तो सत्य बता रहा है कि ए उप समुच्चय है क्या सी का। तो चलिए इसको चेक करें। तो इसको जब चेक करते हैं तो यहां पे दिखेगा कि इसमें तो एक एलिमेंट है, बस एक अवयव है, लेकिन यहां पे ये अवयव नहीं है, ये समुच्चय है। ये जो अंदर बना हुआ एक है वो क्या है? समुच्चय है। और यहाँ पे तो एक जो है ए का अवयव है, तो इस कंडीशन पे तो ये उपसमुच्चय हो ही नहीं सकता सी का। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा कि ए उपसमुच्चय नहीं, और हमको नहीं ही बताना था। ठीक है, तो आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा आप समझ गए तो इसके लिए थोड़ा आपके लिए दिक्कत नहीं जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी आप समुच्चय के अंदर भी समुच्चय लिखे जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है जरूरी नहीं कि उसमें सिर्फ अवयव ही हो, वो अवयव के रूप में भी समुच्चय लिखा जा सकता है। सेट को सेट के अंदर भी लिखा जा सकता है, उसके बाद आपके अवयव भी हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, आप इसको देख लीजिए। इसके बाद अपन कुछ चर्चा करेंगे और भी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे अपन आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उप समुच्चय। ठीक है, वास्तविक संख्याएं होती क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर पहले जानते हैं। रियल नंबर जो होता है एक समुद्र है, नंबर का पूरा समुद्र है, जिसमें हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्या जो एक से लेकर अनंत तक, पूर्ण संख्या जो जीरो से लेकर अनंत तक, पूर्णांक संख्या जो प्लस माइनस जीरो, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, फिर भी अनंत तक। ठीक है, परिमेय संख्या पढ़ा आपने, पी अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अपरिमेय पढ़ा, अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, पाई, ये सब क्या है? संख्याएं हैं। इन सभी संख्याओं का जो समुद्र, इन सभी संख्याएं जो जुड़कर बनी, इनको सबको इकट्ठा अपने पास रखा, वो है वास्तविक संख्या। ठीक है, रियल नंबर। रियल नंबर में जैसे मान लीजिए मेरे पास रियल नंबर आर है, आर है, आर में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, प्लस का माइनस का टू भी हो सकता है, माइनस का थ्री हो सकता है, अंडर रूट टू हो सकता है, अंडर रूट फाइव हो सकता है, थ्री अपॉन एट हो सकता है। ठीक है, माइनस का थ्री अपॉन फाइव हो सकता है। मतलब कुछ भी जो चाहिए वो इसमें होगा। ठीक है, सभी चीजें हो सकती हैं, तो वो रियल नंबर है। अब इसमें क्या है, इसने कहा कि ये वास्तविक संख्या, ये पूरे क्या है? समुच्चय है। ठीक है, आर ये पूरे क्या है? समुच्चय एक तरह से। अब क्या है, हमने जाना कि एन जो है 1 2 3 4 5 या आगे तक प्राकृतिक संख्या। इसी तरह आता है पूर्ण संख्या, ये भी आगे तक। ठीक है, सो ऑन। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या, जिसमें जीरो, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, ये भी आगे तक आपका। ठीक है, इसी तरह आएगा परिमेय संख्या, जिसे पी अपॉन क्यू के में रूप में लिख सकते हैं, जहां पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसी तरह आता है क्यू बार बोल सकते हैं, जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में मान लीजिए नहीं लिख सकते, लेकिन मैं उसको लिख देता हूं रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव। ठीक है, और इसके बाद पाई, ये भी होता है। ठीक, ये सब संख्याएं हैं। अब ये बता रहा हूं आपसे कि आप यदि कहीं पे गए, ठीक है, कहीं पे गए और वहां जाने के बाद इतने सारे नंबर रखे हुए हैं, आपका मन आया, आपने क्या किया, इसमें से कुछ नंबर उठा रख लिए,
इसमें इसमें से कुछ नंबर उठा रख लिए, इसमें से कुछ नंबर उठा रख लिए, मेरा मन किया मैंने पॉजिटिव 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 वाले पूरे नंबर डाल दिए। मेरा मन किया कि इसमें एन वाले में मैं जीरो भी उठाकर इसमें से डाल देता हूं, क्योंकि जीरो भी तो आएगा इसमें, क्योंकि ये तो समुद्र है पूरा। तो मेरा मन आया, मैंने जीरो भी डाल दिया इसमें। फिर जैसे जैसे मैं आगे गया तो मेरा मन कर रहा है कि मैं जीरो भी लूंगा, प्लस माइनस सबको लूंगा, मैंने प्लस माइनस भी लगा दिया, ये पूर्णांक बन गया। मतलब ये पूरी संख्याएं इससे बनी हुई हैं, पूरे नंबर जो है ये वास्तविक संख्या से बने हुए हैं। तो अब जो ये वास्तविक संख्या का जो समुच्चय है, ये क्या ये सब इसके उपसमुच्चय हैं? बिल्कुल है, चेक करिए, बिल्कुल है। कैसे हैं तो देखते जाइए, मैं सबका एक एक करके आपको बताता हूं। अगर मैं चेक करूं, यहां पे चेक करें तो 1 2 3 4 5 ये सब तो इसमें है ही, तो ये क्या हो गया? उपसमुच्चय किसका? आर का। डब्लू की बात करेंगे, डब्लू के भी 0 से लेकर अनंत तक इसमें है, उपसमुच्चय किसका? आर का। जेड की भी बात करेंगे, प्लस माइनस सब इसी में है, जेड की भी आर का, ठीक है। इसी तरह क्यू की बात करें तो क्यू में भी पूरे हैं। अब क्योंकि आप जानते हैं कि परिमेय संख्या भी इसमें होगी, आर की है, मतलब प्राकृतिक संख्या भी वास्तविक नेचुरल नंबर जो है उपसमुच्चय होगा किसका? आर का। मतलब नेचुरल नंबर सबसेट है किसका? आर का। इसी तरह क्यू के ऊपर जो बार है वो भी उपसमुच्चय है किसका? आर का। मतलब कि जितनी भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है वो इन सभी संख्याओं का उपसमुच्चय कहला रही है। मतलब सभी जो वास्तविक संख्याएं हैं वो इन सभी संख्याओं का क्या है? उपसमुच्चय है, ठीक है। तो जितनी भी संख्या ये बनी है वो वास्तविक संख्या से ही सब निकल के बनी हुई है, ठीक है। अब इसमें हम और चीजें चेक करते हैं। इसमें अपन चेक करते हैं कि n में जो 1 2 3 4 5 दिख रहा है क्या w में है? तो बिल्कुल 1 2 3 4 5 उसमें उसी से निकाल कर बना है। तो यहां लिख सकते हैं कि n जो है उपसमुच्चय किसका? w का है। इसी प्रकार n क्या? z का भी उपसमुच्चय है, तो बिल्कुल है, +1 +2 +3 इसमें तो है भी प्लस में। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप कि z जो n है उपसमुच्चय किसका? z का भी है। अब जो n क्या? q का, परिमेय संख्या का भी उपसमुच्चय है क्या? तो बिल्कुल है, उसका भी है। कैसे है? देखिए, इसके बटे में भी आप एक लगा सकते हैं, सबके बटे में आप एक लगा सकते हैं, जो p/q के रूप में बदल सकता है, तो बिल्कुल है। तो यहां पे भी जो n है वो उपसमुच्चय किसका? q का। सभी कंडीशन में आपको पता चल रहा है कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या का उपसमुच्चय है, प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या का उपसमुच्चय है, प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या का उपसमुच्चय है। इसी तरह q के ऊपर जो बार लगा है मतलब कि अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या ये क्या है? तो देखिए, ये √2 है, √3 है, √5 है, पाई है, इधर तो है ही नहीं, इधर तो एक भी नहीं है आपका, रूट में तो है ही नहीं, तीनों में नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे कि n उपसमुच्चय नहीं है किसका? q के ऊपर बार का। ये कंडीशन आपने चेक कर डाली। फिर कंडीशन चेक करें, क्या w है z का? तो बिल्कुल है, 1 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो मतलब क्या कि w जो है उपसमुच्चय है किसका? z का, ठीक। w क्या? परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल इसको भी आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, w को भी। तो w भी क्या बन रहा है? उपसमुच्चय बन रहा है किसका? q का। w क्या अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं है, √2 यह है और ये रूट में है ही नहीं, ठीक है। उपसमुच्चय नहीं है किसका? q के ऊपर बार का। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है ये जानना। आपको जब किताब पढ़ रहे होगे तो उसमें अलग चीजें समझ में आ रही, जो मैं समझा रहा हूं उसमें अलग समझ में आ रहा है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इतना सरल है कि आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। मतलब जो वास्तविक संख्याएं हैं वो सभी नंबर के उपसमुच्चय हैं, ठीक है, सभी उसके उपसमुच्चय होंगे। लेकिन जो कंडीशन में प्राकृतिक संख्या किसके उपसमुच्चय हो रही है?
किसकी नहीं हो रही है, W किसका मतलब पूर्ण संख्या किसकी हो रही है। अब चेक करते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या सिर्फ Q का हो रहा है। पूर्णांक संख्या किसका हो रहा है, Z जो है उप समुच्चय है किसका, Q का। लेकिन ये Z जो है इस Q बार का उप समुच्चय नहीं हो सकता, तो इसको लिख दीजिए कि Z उप समुच्चय नहीं है Q बार का। ठीक है, पर ये जो अपरिमेय संख्या वो वास्तविक संख्या में है, बाकी चीजों में नहीं है। तो ये हमने जो जाना कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उप समुच्चय ये यही है, मेन हमको ये जानना था, हमने जान लिया। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभी बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कि जो वास्तविक संख्या है क्या प्राकृतिक संख्या के उप समुच्चय है कि नहीं। तो ये बातें यदि आपको जानकारी है तो आप बेशक आप कर पाएंगे, यदि आपको जानकारी नहीं है, बेसिक चीजों की जानकारी नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अपन नेक्स्ट चीजों में पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, वो होगा अंतराल। ठीक है, अंतराल क्या होता है उसके बारे में अपन जानते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए। इसके बाद जैसे मैंने बताया आपसे कि इसके बाद अंतराल इंटरवल जो होगा वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए कितने प्रकार के अपन पहले स्टार्टिंग में पढ़े कि ये वाला एक ब्रैकेट यूज हो रहा था। ये वाला ब्रैकेट में जो हमने स्टार्ट किया ये समुच्चय के लिए, मान लीजिए मैंने इसमें दो अवयव ले लिए। ठीक है, ये दो अवयव तो इसमें सीमित अवयव है। ठीक है, सीमित है, ये दो ही अवयव गिने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें दो ही अवयव है। ठीक है, पर ये जो इंटरवल आपको दिख रहा है, जितने भी ये अंतराल दिख रहे हैं, इस अंतराल में इन दोनों के बीच में अनंत अवयव होंगे। फिर से मैं कहता हूं, देखिए ध्यान से कि यहां पे आपके पास सिर्फ दो अवयव हैं। ठीक है, दो टू एलिमेंट्स इसमें है, ये तो ये समुच्चय बन रहा है। ठीक, पर अगर ये जो अंतराल दिख रहे हैं, इन दोनों के बीच जो ये ब्रैकेट लगे हुए दिख रहे हैं आपको, इन दोनों के बीच में अनंत अवयव है। अब कैसे हैं समझते हैं। आपने ये पढ़ा है 9th वगैरह में, प्लस इंफाइनाइट माइनस इंफाइनाइट। यहां से 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब यहां पे जो कंडीशन आप चेक करेंगे तो 1 और 2 के बीच में अनंत अवयव या नंबर बन रहा है। अब बोलो कैसे बन रहा है। अभी आपने 9th में प्रूव किया होगा, 1 और 0 और 1 के बीच में √2। स्टार्टिंग चैप्टर में 9th क्लास में आपने निरूपण किया, √2 को सारणी रेखा में निरूपित कीजिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ था। √3 को निरूपित कीजिए, √5 को संख्या रेखा में निरूपित कीजिए। मतलब कि 1.414 को आप इसमें निरूपित कर रहे हैं, कहीं दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ी ध्यान की बातें समझिए कि अब अगर मैं इसको इनके बीच के आगे की, इन दोनों के बीच की बात करूं तो 1.1, यहां से इन दोनों के बीच में अगर मैं बात करूं तो 1.1 आएगा। कुछ लोग और अंदर जाएंगे तो उसमें और भी दिखेगा, 1.1 2 3 4 ऐसे ही आगे तक, बहुत आगे तक लेके जाएंगे, अनंत तक लेके जाएंगे। मतलब जो समुच्चय है, समुच्चय में जो भी अवयव होंगे वो लिमिट होंगे, वो अनंत नहीं है। उनके जो ए और बी के बीच जो बन रहा है, मैं बीच की बात कर रहा हूं, अवयवों की संख्या की बात नहीं कर रहा हूं मैं समुच्चय में सिर्फ हमको उस एलिमेंट को हम गिन रहे हैं कि यहां पे दो अवयव हैं। पर यहां पे जितने भी आपको दिख रहे होंगे इस अंतराल में, उसमें ए और बी के बीच में जितने भी अवयव हैं, जितने भी नंबर होंगे, उनकी काउंटिंग। ठीक है,
तो अब जैसे मैं पहले इंटरवल की बात करता हूं, जो ये ब्रैकेट बना हुआ है, पहले तो इस ब्रैकेट का मतलब समझते हैं। इस ब्रैकेट का मतलब और इस बड़े वाले ब्रैकेट का मतलब क्या होगा। तो मैंने आपको दोनों बताया कि इस समुच्चय में ए और बी का मतलब दो अवयवी हैं इसमें, ठीक। और इस वाले अंतराल में जो आपको दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर जो ए और बी दिख रहा है, तो ए और बी में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबको लिखो अनंत तक, अनंत। तो देखिए इसका मतलब भी ए और बी के बीच में कितने हैं, तो अनंत है, अनंत अवयव है। इसकी भी बात करूं, ए और बी में कितने हैं, अनंत अवयव है। इसके बीच में कितना है, अनंत अवयव है। इसमें भी कितने हैं, अनंत हैं। ठीक, मतलब जो हमको ये ब्रैकेट दिख रहा है, ए और बी के बीच की बात कर रहा हूं, ए और बी के बीच में अनंत अवयव है। इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप इसमें एक भी मिसप्रिंट किए तो बीएससी एमएससी जितने भी क्लासेस आप पढ़ेंगे इंजीनियरिंग तक की, उसमें ये इंटरवल आपको इतना परेशान करेगा कि टीचर करके चला जाएगा लेकिन आपको पल्ले भी नहीं पड़ेगा। इसलिए बेशक और बड़े ध्यान से पढ़िएगा इसमें कि ए और बी के बीच में अनंत अवयव है। इस ए और बी के बीच में भी अनंत अवयव होंगे, पर अगर इस ब्रैकेट की बात करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर, तो इसके अंदर अवयव सीमित हैं। आप गिन रहे हो इसमें दो ही अवयव है, ठीक है, पर यहां पे आप नहीं गिन सकते क्योंकि अनंत अवयव होंगे इसके अंदर ए और बी के बीच में, पर ए और बी में सिर्फ दो ही अवयव है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह समुच्चय और इस ब्रैकेट के वाले अंदर में क्या अंतर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट को अपन जो लिखते हैं, इसका मतलब हो गया ये जब ब्रैकेट आपको दिखे तो इसका मतलब हो गया सम्मिलित है। ठीक, अगर इस तरह का ब्रैकेट दिखे तो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं, अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि शामिल है और शामिल नहीं। इसको अगर मैं लिख दूं तो इसमें लिखेंगे ये शामिल है, और इसमें क्या लिखेंगे, शामिल नहीं है। ठीक है, इससे आप चीजें समझ सकते हैं कि मैंने क्या क्या चीजें लिखी। ये अगर आप समझ गए तो समझिए कि आपने बहुत कुछ समझ लिया। तो चलिए आगे इसकी बात करते हैं। इस कोष्टक, अगर इस प्रकार का कोष्टक आपको कहीं पे दिख जाए इस प्रकार का, तो इसका मतलब सम्मिलित नहीं होगा। मतलब कि जो भी अंतराल लिखे होंगे उसमें को हमको शामिल नहीं करना है। ठीक है, अगर इस तरह का ब्रैकेट हमको दिख गया तो उसमें शामिल है। कैसे शामिल, तो समझिए। अगर ए और बी है मेरे पास और इसमें ब्रैकेट क्या लिखा है, ए से लेकर बी तक, तो मैं इसके अंदर जितने भी होंगे एलिमेंट, मतलब जितने भी अवयव होंगे उनको यूज करूंगा ए और बी को छोड़कर। मान लीजिए मैं 1 और 3 है, ठीक, अब ब्रैकेट कौन सा लगा, यही वाला लगा है। तो अब इस कंडीशन पे मैं 1 और 3, अगर ब्रैकेट ये लगा है तो इसका मतलब क्या है, सम्मिलित नहीं करना है उसको, उसमें एडजस्ट नहीं रखना है, मतलब इन दोनों को शामिल नहीं करना है। तो इसको छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर इनके बीच के जो नंबर होंगे, मैं मान लेता हूं कि मैंने वो नंबर 2 रखा क्योंकि इन दोनों के बीच में है। ठीक, तो मैंने 2 को लिया, 1 और 3 को नहीं रखूंगा।
मतलब समझ जाइए कि अगर 1 और 3 है और उसके बीच की बात चल रही है तो 1 और 3 को छोड़ देना जब ये ब्रैकेट आपको दिखे। बात समझिएगा इसमें कि जब भी ये आपको ब्रैकेट दिखेगा तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में आपको जो भी नंबर होगा उसको लिखना होगा, इन दोनों को छोड़ना होगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो चीजें आपको समझ में आ गई कि अगर ये ब्रैकेट दिखा तो इन दोनों को शामिल नहीं करना है, इन दो नंबरों को शामिल नहीं करना, मतलब ए और बी शामिल नहीं होंगे। चित्र के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, इस ब्लू लाइन का मतलब ये हो गया, और ये जो गोले बने हुए हैं इस गोले का मतलब है कि इनको छोड़ना है आपको। ठीक है, तो ये जीरो टाइप के जो ये दिख रहा है ना बिंदु, इस ए और बी को छोड़कर जो नीले लाइन है वो सबको शामिल करना है। जो नीली लाइन आपको दिख रही है वाली, नीले में जितने भी नंबर होंगे उन सबको शामिल करना है, लेकिन ए और बी को छोड़ देना है। इसका अर्थ ये हो गया। ठीक है, समझते जाइए सब। अब मैथमेटिकल अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिकल में ये है कि देखिए, यहां पे बराबर का चिन्ह लगा नहीं है, यहां भी बराबर का चिन्ह लगा नहीं है, तो आपको y जो लेना होगा वो a और b को छोड़कर y के पूरे मान रखने होंगे बीच में। बातें क्लियर समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ता है। x सच दैट a, अब यहां पे भी थोड़ा सा ऐसा समझिए कि a और b, अब देखिए ब्रैकेट चेंज हुआ यहां पे। ठीक है, ब्रैकेट यहां पे चेंज हुआ। जब ब्रैकेट चेंज हुआ तो इन दोनों के बीच में ए और बी को क्या करना है, देखिए सम्मिलित करना है, मतलब शामिल करना है। शामिल का अर्थ यह हो गया कि ए और बी है, मान लीजिए 1 और 3 है और ये ब्रैकेट लग गया, तो आपको ब्रैकेट तो ठीक है, आपको 1 भी लेके चलना है, इसके बाद वाला जो चीज आएगी 2 उसको भी लेना है, इस 3 को भी रखना है, क्योंकि ये ब्रैकेट में सबको सम्मिलित करना होगा। ठीक है, बीच में तो अनंत होंगे ही, जितने नंबर होंगे वो लिखने हैं, साथ में इनको सम्मिलित भी करना है। जैसे ए में देखिए बराबर का चिन्ह, बी में भी बराबर का, मतलब ए और बी को भी साथ में लेकर चलना और एक्स के पूरे मान रखने होंगे, जितने भी अनंत अवयव होंगे उनको भी। चित्र के माध्यम से समझिए। इसका मतलब ये जो ब्लैक लाइन इधर जा रही है, ब्लैक वाली, इधर में ये जो ए आपको रखना होगा, ठीक, ए वाले पूरे रखने होंगे और बी वाले पूरे रखने होंगे। ठीक है, एक ए को भी रखना होगा, बी को भी रखना होगा, और बीच में नीले वाले जितने भी नंबर, इन दोनों के बीच में जितने भी अवयव होंगे उन सबको इस अवयव में यहां लिखना होगा, सभी अवयवों को उसमें शामिल करना होगा। ठीक है, और साथ में ए और बी भी रहेंगे। ये तो समझ में आ गया कि एक अगर छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है तो उसमें क्या होगा कि जो भी ए और बी दिखे होंगे उनको शामिल नहीं करना है, उनके बीच वाले जितने भी अवयव होंगे उनको शामिल करना है। और जो ये बड़ा वाला ब्रैकेट है उसमें जो आपको ए और बी दिख रहा है वो ए और बी को शामिल करना है, साथ ही साथ उनके बीच में जितने भी अवयव होंगे उनको भी शामिल करना है। ठीक है, आगे बढ़िए। एक में देखिए बड़ा ब्रैकेट है और एक छोटा लगा हुआ है। ठीक है, एक बड़ा है और एक छोटा है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक ब्रैकेट जो लग जाए वो बड़ा हो और एक छोटा हो, तो की कंडीशन में क्या होगा, तो इसमें ए को शामिल करेंगे, बी को नहीं करेंगे, लेकिन उसके बीच में जितने भी अवयव होंगे उनको शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा है यहां पे कि ये ब्लैक का मतलब ए शामिल होगा, परंतु बी जो है देखिए वहां पे जीरो टाइप बना हुआ है, तो मतलब बी को शामिल नहीं करना है आपको। ठीक है, और उसमें क्या लगा है, नीले से मैंने बनाया है, जिसमें जितने भी ए से बी तक के जितने भी अवयव होंगे उन सबको ऐड करना होगा यहाँ पे। ठीक, ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। अब इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें भी सेम वही है कि एक ए है जो छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, जिसमें ए और बी दिया हुआ है। ए में ए जो दिख रहा है वो ए शामिल नहीं होगा, बी शामिल होगा
और इन दोनों के बीच में जितने भी अवयव होंगे वो सब शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये जितनी चीजें मैंने बताया कि ए अगर छोटा ब्रैकेट यूज हो रहा है वहां पे तो ए को शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, और जितने भी अवयव होंगे, जिसमें जितने भी बीच में अवयव होंगे वो सब शामिल होंगे। साथ ही साथ यदि बड़ा ब्रैकेट यूज हो रहा है तो वहां पे बी का भी यूज किया जाएगा। तो ये बातें आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। जो बातें मैंने अंतराल को लेकर समझाया है कि यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी कि अगर दोनों ब्रैकेट का मतलब यदि आप समझ रहे हैं तो आपको आसानी से ये पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और आगे तक जितने भी क्लासेस आप पढ़िए मैथ्स के, और जहां सेट आएगा वहां पे ये सभी ब्रैकेट के यूज होंगे। ठीक, अब ओपन और क्लोज ब्रैकेट कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जितने भी हमने इंटरवल, क्लोज इंटरवल, मैंने जो इस क्लास में आपको बताया था, समझाया था कि मैंने इंटरवल के बारे में बताया और कुछ चीजें समझा दी थी। ठीक है, कि ए और बी दोनों के बीच में अनंत अवयव होते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में अब इससे जो अंतराल लगा हुआ इंटरवल होता है उसको बोला क्या जाता है। ठीक है, तो मैंने इसके नाम लिखे हैं। जो अगर इस तरह का ब्रैकेट आपको दिखाई देता है इस टाइप में तो उसको बोलेंगे ओपन इंटरवल। इसका ज्यादातर यूज बीएससी एमएससी वगैरह में होगा। और जब आप क्लासेस करने जाएंगे 12th के बाद, 12th तक तो टीचर जितना भी चाहे ऊपर की चीजें पढ़ा देता है लेकिन अंदर से बेसिक नहीं बताता है। तो अब जब बीएससी जाएंगे, एमएससी जाएंगे और सेट के जितने भी चैप्टर आएंगे उसमें आपको ये जरूर देखने को मिलेगा कि वहां पे जब ये इंटरवल लगेगा उसको बोलेंगे ओपन इंटरवल। और इसके बाद नेक्स्ट वाले को जो बोलेंगे जो दोनों बंद होंगे, जो कि मैंने बताया था कि अगर इस तरह का होगा तो उसको शामिल नहीं, मतलब सम्मिलित नहीं करना है। तो इस कंडीशन पे ये वाला जो ब्रैकेट होगा उसको बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल। और इसके बाद जब एक तरफ होगा ओपन और एक तरफ क्लोज, दोनों कंडीशन आती है तो उसको बोलेंगे हाफ ओपन इंटरवल। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट पे आएगा, इसको भी हाफ ओपन इंटरवल भी कहा जाएगा इसको। तो दोनों की कंडीशन में आपको याद रखना है कि जब भी आपको इस तरह का ब्रैकेट दिखे तो उसको कहेंगे ओपन इंटरवल और उसके बाद वाले को कहेंगे क्लोज इंटरवल। और उसके बाद जो दोनों लगे, मतलब ओपन और क्लोज दोनों जब ब्रैकेट रहेंगे तो उसको कहा जाएगा हाफ ओपन इंटरवल। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पे रहेगा हाफ ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये चीजें मैंने जो आपको समझा दिया है आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को देखिए और लाइक करिए। ठीक है, जय हिंद।